नेपाल में सोशल मीडिया बैन और देश में फैले भ्रष्टाचार को लेकर जेनजी का प्रदर्शन आज भी जारी है। अब तक इसमें 19 लोगों की मौत होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद आज युवा और भड़के हुए हैं। काठमांडू में संसद भवन के बाहर आज भी प्रदर्शन हो रहा है। वहीं नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल हिंसा के बीच कई मंत्रियों के इस्तीफे की खबर भी आ गई है। वहीं नेपाल में आज जारी उथल-पुथल के बीच सत्तारूढ़ दल के नेताओं की तरफ से पुलिस से सुरक्षा भी मांगी जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने नेताओं को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। वहीं युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए और उनके आक्रोश को देखते हुए सरकार घुटनों पर आ गई है। आईटी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने घोषणा की है कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा बैन हटा लिया है और इन्हें धीरे धीरे बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की इस घोषणा के बाद भी युवाओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की है। कीर्तिपुर नगरपालिका भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के नेता शेर बहादुर देउवा के घर में आगजनी हुई है और कई वाहन तोड़े गए हैं। ओली की पार्टी के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ के घर पर भी पथराव की खबरें हैं। ललितपुर में सीपीएन माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के निवास पर भी हमला हुआ है और आगजनी होने की रिपोर्ट आई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राजधानी काठमांडू में केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के ऑफिस में भी आग लगा दी। वहीं कुछ नेपाली मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि केपी शर्मा ओली दुबई जाने की तैयारी में है। हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रहने का निर्देश दिया गया है ताकि मौका लगते ही वे देश से निकल सकें। युवाओं के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद आज मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौंडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। युवा एवं खेल मंत्री तेजूलाल चौधरी ने कहा है कि वह भी अपना पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वे पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रियों के दनादन हो रहे इस्तीफे और ओली के दुबई भागने की खबर को लेकर ही यह कयास लगने लगे थे कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की तरह नेपाल में भी छात्रों के प्रदर्शन की वजह से ओली सरकार पर भारी दबाव है और यह माना जा रहा था कि नेपाल में गठबंधन सरकार पर टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटों वाले शेर बहादुर देउवा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटों वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएम मिलकर सरकार चला रही थी। ऐसे में ओली पर भी पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा था। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और एक्स जैसे 26 बिना रजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही यूजर्स गुस्से में थे और वे सरकार पर भड़के हुए थे क्योंकि वे उन साइट्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि सरकार की दलील यह रही कि इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। उसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, जिसके बाद जेन जी भड़क उठे। लेकिन असल में यह बात सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन की नहीं है, बल्कि देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार ने युवाओं को कुंठित कर दिया है। नेपाल के जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की ऐश और उनके स्वैग देखकर आम युवाओं में काफी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। टिकटॉक और रेडिट जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर #NeoKids ट्रेंड वायरल हो रहा था, जिसमें नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल जैसे उनकी महंगी कारें, उनकी विदेश में हो रही शिक्षा को टैक्स पेयर्स के पैसे से जोड़ा गया। ऐसे में समझा जा रहा है कि यह आंदोलन अचानक नहीं भड़का है, बल्कि इसकी पूरी तैयारी की गई। 2025 में ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगे हैं, जिन्होंने जनता में गुस्सा भर दिया। सोशल मीडिया पर बैन लगा तो युवाओं को लगा कि सरकार सोशल मीडिया के जरिए सरकार और मंत्रियों पर उठ रहे सवालों और आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है और यह बैन सिर्फ उसके लिए है। सोशल मीडिया पर बैन ने युवाओं के गुस्से को भड़काने का काम किया और वे 8 सितंबर से प्रदर्शन पर उतर आए हैं।
प्रदर्शनकारी ज्यादातर 28 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर ही सड़कों पर उतर आए। 8 सितंबर को नेपाल से आई प्रदर्शन की जो तस्वीरें आपने देखी, उसने पिछले साल बांग्लादेश में हुए आंदोलन की भी याद दिला दी है। इससे पहले साल 2022 में श्रीलंका में भी लोगों ने सरकार के खिलाफ ऐसा ही एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा था। हाल के वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों में युवाओं ने आंदोलनों के जरिए काफी कुछ हासिल किया है। देखना होगा कि नेपाल के युवा इस आंदोलन से क्या हासिल करने जा रहे हैं। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।